I'm Jiten. Welcome back to One Liner Study. दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी क्या किया। मैंने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें मैंने फर्स्ट मटेरियल लिया है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम स्टडी कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ ब्रिक्स क्या है एंड ब्रिक के कंस्टिट्यूशन क्या है। जैसे कंस्टिट्यूशन में हमने देखा था एल्यूमिना क्या कितनी परसेंटेज होती है, सिलिका की क्या होती है, आयरन ऑक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है एंड उनके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं ऑन द ब्रिक्स ड्राइंग कंडीशन पे एंड बर्निंग कंडीशन पे। तो ये सारी चीज़ें आपने कल देख ली थी। उसी लेक्चर की कंटिन्यू सीरीज करते हुए आज मैं लेकर आया हूँ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन ब्रिक। अगर ब्रिक्स में कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे पाए जाते हैं तो उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द ब्रिक्स ड्यूरिंग बर्निंग या आफ्टर बर्निंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स क्या तो बिलो मेंशन आर सम इंग्रेडिएंट्स विच आर यूज इन द ब्रिक्स। ओके, कौन कौन से, जैसे लाइम है, लाइम का देख रहे हैं कि लाइम जैसा मैंने बताया तो 5 से 7% ये उसकी क्वांटिटी होती है जो मिक्स होना चाहिए इन द क्ले ड्यूरिंग ब्रिक कंस्ट्रक्शन। क्ले में होना चाहिए। अगर इसकी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइम इज रिक्वायर्ड इन ब्रिक अर्थ, ओके, जो कि स्मॉल क्वांटिटी कितनी होती है 5 to 7% होती है। कल मैंने आपको स्टडी कराया हुआ था। बट इफ प्रेजेंट इन एक्सेस हो जाए तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्रिक्स मेल्ट होने लगती थी एंड ब्रिक लॉस इट सेव कर जाती थी। ये आपको ऑलरेडी कल बता चुके हैं। इसके साथ में एक और इंग्रेडिएंट्स प्रॉब्लम करता है, क्या करता है, इफ लाइम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लम्प्स में है, अगर लाइम लम्प के फॉर्म में है ब्रिक्स में, तो देन इट्स कन्वर्ट इनटू क्विक लाइम आफ्टर बर्निंग। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आफ्टर बर्निंग के बाद क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस क्विक लाइम हमें क्या प्रॉब्लम करेगा, पहले इसको कुछ, दिस क्विक लाइम स्लैक्स एंड एक्सपांड्स इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कॉजिंग स्प्लिटिंग ब्रिक्स इनटू पीसेस में करेगा। ओके, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा किसके वजह से, अगर ये एक्सेस में आ जाएगा, है ना, फ्लैक्स एंड एक्सपांड कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कॉजिंग स्प्लिटिंग ऑफ ब्रिक्स इनटू पीसेस में, है ना। इसके किसके वजह से, लाइम के वजह से, क्योंकि ये मॉइस्चर को क्या कर लेता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये स्प्लिटिंग कर देगा और पीसेस में कन्वर्ट कर। अगर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करूँ जिसका नाम है आयरन पायराइड्स, अगर आयरन पायराइड्स इन द ब्रिक्स में है तो इसकी प्रेजेंस से क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ आयरन पायराइड्स इन ब्रिक अर्थ कॉजेस ब्रिक गेट क्रिस्टलाइज कर देगा। ब्रिक को कैसा करेगा, अगर आयरन पायराइड्स इन द ब्रिक्स क्ले में पाया जाता है इंग्रेडिएंट्स, तो क्या करेगा, गेट क्रिस्टलाइज कर देगा ब्रिक्स को एंड डिसइंटीग्रेट ड्यूरिंग द बर्निंग के समय ब्रिक को क्रिस्टलाइज कर देगा और उसका डिसइंटीग्रेट कर देगा, यानी डिस्ट्रॉय कर देगा, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन पायराइड। क्योंकि आयरन पायराइड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी वजह से ब्रिक क्रिस्टलाइज हो जाएगी। और साथ में ये क्या डिसकलर ऑफ द ब्रिक करेगा। पूछा जाए ब्रिक्स में आयरन पायराइड प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो डिसकलर ऑफ द ब्रिक करेगा, दूसरा क्रिस्टलाइज कर देगा ब्रिक्स को। ये उसकी प्रॉब्लम है, यानी हार्मफुल इफेक्ट है ऑन द ब्रिक्स, इन द ब्रिक्स क्ले में अगर पाया जाता। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की ब्रिक्स में है जो एल्काइलीज है। अगर ब्रिक्स में एल्काइलीज पाया जाता है तो वो क्या इम्पैक्ट करता है, एल्काइलीज ऑलरेडी यू नो दैट कि इफ्लोरोसेंस इम्पैक्ट डालता है ऑन द ब्रिक्स पे। देखा है, अब क्या लाइन लिखा, दीज आर एग्जिस्ट इन द ब्रिक अर्थ इन द फॉर्म ऑफ सोडा एंड पोटास। किस फॉर्म में पाया जाता है, ब्रिक क्ले में सोडा एंड पोटास के फॉर्म में पाया जाता है। एक एज अ फ्लैक्स इन द क्ले ड्यूरिंग बर्निंग, और फ्लैक्स की तरह ये काम करता है कब, जब बर्निंग करते हैं, एंड इट कॉजेस ब्रिक टू फ्यूज ट्विस्ट एंड वार्प हो जाएगी। ब्रिक कैसे हो जाएगी, ट्विस्ट हो जाती है एंड वार्प हो जाती है बर्निंग। देखा होगा कि जब ब्रिक बर्न हुई आती हैं आपके पास, कुछ भट्टे से आती हैं तो कुछ ब्रिक ट्विस्टेड दिखती हैं और वार्प दिखती हैं। वो इसी का रीजन होता है किसका, एल्काइली की वजह से होता है कि अगर वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। साथ में एल्काइलीज रिमेनिंग अगर रह जाती ब्रिक्स में, पूरी तरीके से रिमेनिंग रहती है, तो ब्रिक विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर करेगा। उसके वजह से क्या होगा, फ्रॉम द एटमोसफियर से। तो व्हेन ब्रिक्स आर यूज इन मैसोनरी, जब यूज करते हैं मैसोनरी में, तो विद द पासेज ऑफ टाइम, कुछ समय गुजरने के बाद क्या तो मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब करती है, जिसके वजह से ब्रिक्स पर एक इफ्लोरोसेंस सेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इफ्लोरोसेंस। अब इफ्लोरोसेंस क्या होता है, व्हाइट पैचेस दिखते हैं ऑन द वॉल पर। आप किसी भी कॉर्नर पर वॉल के देखना, आपका कंस्ट्रक्शन घर में हुआ होगा मकान, तो उस पर इफ्लोरोसेंस दिखते हैं। वो ड्यू टू किसके कारण, एल्काइलीज प्रेजेंट इन द क्ले। ब्रिक्स के क्ले में एल्काइलीज प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ब्रिक्स पर हमारे व्हाइट पैचेस दिखने लगते हैं। जहाँ पे मॉइस्चर दिखता है, नमी आती है, उसकी वजह से इफ्लोरेसेंट हो जाता है और व्हाइट शो होता है एवरी कहीं पर भी ब्रिक में देखना, वो जिसको हम नोना बोलते हैं, सिमिलरली अगर सिंपल भाषा में बात करें, जो घरों में जिसको नोना बोलने लगते हैं, वो इफ्लोरेसेंस कहलाता है सिविल टर्मोलॉजी में। ओके, दिस व्हाइट पैच अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग, और वो हमारे क्या करता है, बिल्डिंग के अपीयरेंस को अफेक्ट करता है। अपन बोलने लगते हैं अरे यार गंदा दिखने लगा है, खराब दिख रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे झड़ने लगता है, सीमेंट को पूरा झड़ देता है, कलर को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, इफ्लोरेसेंस किसकी वजह से होता है, एल्काइलीज की वजह से। इसलिए क्या होना, ब्रिक में भी एल्काइलीज ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ टॉपिक की,
नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, पेबल्स। अगर पेबल्स ब्रिक में पाए जाते हैं तो क्या करेगा, पेबल्स की वजह से जो यूनिफॉर्मली मिक्सचर्स बन रहा है ब्रिक का, पेबल्स इन ब्रिक अर्थ क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑपरेशन। किसके, मिक्सिंग ऑपरेशन में प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ये क्या करेगा, पेबल्स जो क्ले मिक्सचर्स है उसको यूनिफॉर्मली नहीं होने देगा, अनयूनिफॉर्म रहेगा, जिससे कि हमें ब्रिक्स बनाने में प्रॉब्लम होगी। लिखा ना जा, प्रिवेंट्स अनयूनिफॉर्म, यानी अनयूनिफॉर्म होने से रोकता है। कौन करता है, पेबल्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारा होमोजीनियस मिक्सचर्स नहीं बन पाता। इससे रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, जिसके रिजल्ट से हमारी वीक एंड पोरस ब्रिक बन जाती है। कैसी, वीक एंड पोरस ब्रिक्स बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रिक्स कंटेनिंग पेबल्स विल नॉट ब्रेक इनटू शेप। अगर हम फिर उसको एक प्रॉपरली शेप, जो डिजायर शेप होती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, हमें वो शेप नहीं मिल पाता है ना। किसके वजह से, पेबल्स की वजह से हमें जिस शेप की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि अगर पेबल्स पाए जाएंगे हम उसको सोचेंगे तोड़ेंगे, जिस जगह से तोड़ेंगे वो, क्योंकि पेबल्स अगर वहाँ पे पड़ गया तो वो वहाँ पर जाके नहीं। अगर हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करें, वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऑलरेडी यू नो दैट वेजिटेशन और ऑर्गेनिक मैटर से क्या क्या होगा, क्योंकि ये कार्बोनेशियस मेटल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जलने पर ब्रिक में क्या छोड़ देते हैं, पोरस छोड़ देते हैं, स्मॉल ऑफ पोरस मटेरियल गैप हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है स्मॉल, क्योंकि ये बर्निंग, अगर प्रॉपरली बर्निंग नहीं होते, प्रॉपरली बर्न हो जाते हैं या प्रॉपरली बर्निंग नहीं होते हैं, उसकी वजह से स्मॉल पोरस हो जाते हैं, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लिखा, द प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन ऑर्गेनिक मैटर इन ब्रिक अर्थ assist in burning but in such matter is not completely burnt, तो the brick becomes porous हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ब्रिक हमारी पोरस हो जाएगी, है ना, अगर अनबर्न्ड हो रहे हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट गैसेस, है ना, विल बी कन्वर्ट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द कार्बोनेशियस मैटर एंड इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल पोरस। ओके, ये पोरस की प्रॉब्लम कर देगा, है ना, स्मॉल पोरस प्रॉब्लम हो जाएगी तो वाटर को एब्जॉर्ब ज़्यादा करने लगेगी, हमें और ज़्यादा उस पर इफ्लोरेसेंस सेट दिखने लगेगा। अगर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करूं, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा क्या, अब आती है नेक्स्ट प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि प्रोसेस की कंटिन्यूस प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, देन क्या करेंगे, देन क्या करेंगे, देन करेंगे, ये एक प्रोसेस पूछ ली जाती है। अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूं, सबसे पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स करना है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ क्ले करेंगे। ओके, उसके बाद मोल्डिंग करेंगे, मोल्डिंग के बाद ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग के बाद बर्निंग करेंगे। दिस इज ऑल 4 स्टेप्स कंटिन्यूस वन बाय वन। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ क्ले, ओके, देन मोल्डिंग, देन ड्राइंग, देन बर्निंग। ईच ऑफ द अबव ऑपरेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक विल नाउ स्टडीड एट लेंथ में। अगर बात करूं प्रिपरेशन ऑफ क्ले, बात आगे करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्ले कैसे करते हैं समझते हैं। प्रिपरेशन ऑफ क्ले, प्रिपरेशन ऑफ क्ले करने से पहले प्रिपरेशन क्ले के भी कंटिन्यूस 6 स्टेप हैं, ये 6 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे तभी हमारी प्रिपरेशन ऑफ क्ले होगी। अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो क्या करना पड़ेगा, अनसॉइलिंग ऑफ क्ले करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे कैसे अनसॉइलिंग करते हैं और कितनी अनसॉइलिंग करनी चाहिए क्ले की। देन डिगिंग ऑफ द क्ले करेंगे, देन क्लीनिंग ऑफ क्ले करेंगे, क्लीनिंग ऑफ वेदरिंग करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे एंड टेम्परिंग करेंगे। दिस इज all 6 steps one by one for preparation of the clay. Okay, first of all talk about the unsoiling. unsoiling क्या होती है, unsoiling जब भी हम ब्रिक्स प्रिपरेशन ऑफ क्ले करते हैं फॉर द ब्रिक कंस्ट्रक्शन, तो हमें जिस ग्राउंड पर हम क्ले को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, डिग करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम करीब करीब अनसॉइलिंग के लिए 20 सेंटीमीटर के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको हम टेक अवे और उस सॉइल को थ्रो अवे कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, जिसके वजह से दैट सॉइल इज नॉट यूजेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्ले, जिसके वजह से हम उसकी टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जैसा कि सिमिलर ऑन द दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, कि टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अबाउट 20 mm इन डेप्थ, यानी 20 सेंटीमीटर इज टेकन आउट एंड थ्रो अवे, बिकॉज द क्ले टॉप ऑफ सॉइल इज फुल ऑफ इम्प्योरिटीज होती है एंड हैंस इट इज़ टू बी रिजेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग क्ले। ओके, रिजेक्टिंग मानी जाती, इसलिए हम क्या करते हैं 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक की क्ले को हम थ्रो अवे कर देते हैं जब हम प्रिपरेशन ऑफ क्ले करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आता है अनसॉइलिंग हो गया, नेक्स्ट स्टेप आता है डिगिंग। डिगिंग में क्या करते हैं, द क्ले इज देन डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड। हम जब क्ले को डग करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड से, तो इट इज स्प्रेड ऑन द लेवल्ड ग्राउंड। ओके, उसको क्या करते हैं 20 सेंटीमीटर स्प्रेड ऑफ द लेवल ग्राउंड कर लेते हैं, जस्ट अ लिटिल डीपर देन अ जनरल लेवल से। ओके, देन हाइट ऑफ द हीप्स ऑफ द क्ले अबाउट 60 mm to 12 mm। ओके, डिगिंग कितनी करते हैं 600 mm to 1200 mm फ्रॉम द ग्राउंड, जनरल ग्राउंड लेवल से।
इतने पे हम इसको डिगिंग करते हैं, यानी 60 सेंटीमीटर्स टू 120 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज डिगिंग प्रोसेस, दिस इज सेकंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप की बात करते हैं, क्लीनिंग। अब क्लीनिंग क्यों करनी पड़ती है? ऑलरेडी यू नो दैट कि इसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं जिसको हम या तो वॉश के थ्रू इम्प्यूरिटीज को रिमूव कर सकते हैं या स्किन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि पेबल्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, है ना, स्टोन्स हो सकते हैं, वेजिटेबल मैटर, दीज आर ऑल द इम्प्यूरिटीज मिक्स इन द क्ले, बट इट विल रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ वॉश एंड स्क्रीन। सच अ प्रोसेस नेचुरली विल प्रूव टू बी ट्रबलसम एंड एक्सपेंसिव। अगर हम ये प्रोसेस अपनाते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम भरी तो रहेगी, साथ में एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो क्लीनिंग भी हमें चेक करनी पड़ती है, क्योंकि हमें जो क्ले ऑफ ब्रिक प्रिपरेशन ऑफ क्ले कर रहे हैं फॉर द ब्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हमें ये क्लीनिंग भी करना पड़ेगा। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ, फोर्थ स्टेप बैदरिंग। बैदरिंग क्या होता है? आफ्टर क्लीनिंग के बाद हम ब्रिक्स को क्या कर सकते हैं, फ्यू वीक्स के लिए, पूरे सीजन भर के लिए उसको हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते? क्योंकि जिससे भी सॉफ्टिंग हो जाए और मेलोइंग हो जाए। किस टाइप की हो जाए? सॉफ्टनिंग एंड मेलोइंग टाइप की हो जाए, जिससे कि हमारी ब्रिक्स जो सॉयल है वो पूरी तरीके से सॉफ्ट ब्रिक्स बनाने के लिए अच्छी हो जाए। द क्ले इज देन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर फ्रॉम सॉफ्टनिंग एंड मेलोइंग। द पीरियड्स वेरीज फ्रॉम फ्यू वीक्स टू फुल सीजन, यानी कुछ वीक से लेके हम एक सीजन के लिए हम ब्रिक्स को छोड़ सकते हैं, उस सॉइल को छोड़ सकते हैं, जिससे कि सॉइल हमारी सॉफ्ट एंड मेलोइंग हो जाए। दिस इज बैदरिंग प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, ब्लेंडिंग। दिस इज फिफ्थ प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्ले। ब्लेंडिंग क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप को टेम्परिंग से पहले हम ब्लेंडिंग करते हैं, जो कि द क्ले इज मेड लूज एंड ingredient loss and any ingredients to be added, it spread out at the its top पे। ओके, कुछ ingredients हम क्या कर सकते हैं, उस क्ले पर spread out कर देते हैं, मिला देते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है, ब्लेंडिंग इंटीमेट द होमोनियस मिक्सिंग, यानी कि होमोनियस, जिसके वजह से क्या हो जाती है, ब्रिक्स होमोजीनियस मिक्सिंग हो जाती है, एकदम एक जैसा यूनिफॉर्मली मिक्सिंग हमें दिखने लगती है और सॉफ्ट। इट इज कैरीड आउट by taking a small amount of clay every time and turning it up and down in the vertical down। और इसको हम छोटा छोटा अमाउंट देखें, उसको टर्निंग अप करते रहते हैं, अप एंड डाउन और वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। द ब्लेंडिंग मेक्स क्ले फिट फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द टेम्परिंग, यानी ब्लेंडिंग हम क्यों करते हैं, नेक्स्ट स्टेप टेम्परिंग के लिए फिट हो जाए, उसके लिए करना पड़ता है हमें क्या, ब्लेंडिंग। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट टेम्परिंग, ओके, नेक्स्ट स्टेप आती है जो कि दिस इज लास्ट स्टेप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्ले, दिस इज टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या करता है? टेम्परिंग भी एक प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस टेम्परिंग द क्ले इज ब्रॉट प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस, यानी प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए हम क्या करते हैं, टॉपिंग होती है प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस, एंड इट इज मेड फॉर द फिट फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन मोल्डिंग, यानी कि हमें नेक्स्ट ऑपरेशन मोल्डिंग के लिए हमें ये प्रोसेस अपनानी पड़ती है टेम्परिंग, यानी नीडिंग और पास्ट, यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्रिक्स को जो क्ले है हम उसको नीड करते हैं, पास्ट करते हैं अंडर द फिट ऑफ मैन, यानी कि अपने कोई भी जो पर्सन है वो टेम्परिंग कर रहा है क्ले को, तो उसको अपने पैरों के थ्रू उसको क्या करेगा, नीडिंग करेगा एंड प्रेस करेगा, जिससे कि वो फिट फॉर हो जाए क्ले मोल्डिंग के लिए, यानी कि ब्रिक मोल्डिंग के लिए। डन एग्जॉस्ट डन शुड बी डन exhaustively to obtain homogeneous mass of clay uniformly character, okay, uniformly character for manufacturing good brick on a large scale पर। ओके, टेम्परिंग इज डन पग मिल में करते हैं। कैसा? टेम्परिंग पग मिल में डन करते हैं, जो कि एकदम इस टाइप का शेप होता है पग मिल का, है ना, इस तरीके का शेप बना होता है पग मिल का, और यहाँ पर एक डंडी लगी थी, ऐसा पग मिल का शेप होता है, उसमें हम टेम्परिंग करते हैं, है ना। अ टिपिकल पग मिल कैपेबल ऑफ टेम्परिंग सफिशिएंट ऑफ डेली, यानी 15 से 20 हज़ार ब्रिक्स क्या करता है, वन टाइम में टेम्परिंग करने पर हम ब्रिक्स बना सकते हैं। कितनी? 15 से 20 हज़ार ब्रिक्स को एक बार जो टेम्परिंग प्रोसेस अपनाई उससे हम ब्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा क्या, नेक्स्ट स्टेप आता है मोल्डिंग, यानी कि प्रिपरेशन हैं। इसमें मैं एक आपको वीडियो दूंगा जिससे कि आपको इसके बारे में भी क्लियर हो जाएगा कि मोल्डिंग बेसिकली है क्या, है ना। अब इससे पहले मैं पढ़ लेता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। ओके, आपने प्रिपरेशन ऑफ के लिए पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स पढ़ लेते हैं, है ना। उसका मैं लेक्चर आपको एक अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, मोल्डिंग का काफ़ी बड़ा लेक्चर है। मुझे लगा कि मैं इस पर आराम से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, बट ये थोड़ा टाइपिंग में क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी PDF नोट्स बना के मैं आपको ये लेक्चर दे दूंगा, जिससे कि आपको इसमें कुछ नहीं, कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम में,
उन पॉइंट पर मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक और वही पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि मेरे वीडियो में सिर्फ अभी तक वही पॉइंट PDF फाइल में दिख रहे होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जिसने पेपर दिया होगा या जो अपनी ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ते होंगे तो उनको दिख रहा होगा कि हाँ यही क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं इनमें से और पूछने की संभावना भी रहती है। अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक की बात करूँ, क्लासिफिकेशन ऑलरेडी यू नो दैट कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक 4 टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक एंड सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक। अब मैं फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करूँ, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है वो कैसी होना चाहिए, स्क्वायर, गुड स्क्वायर होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, हैं एजेस करेक्ट होना चाहिए, ये सारी उसमें क्वालिटी होना चाहिए। और साथ में टेबल मोल्डेड ब्रिक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, टेबल मोल्डेड हो, एजेस ऑफ ब्रिक्स आर शार्प, स्मूथ एंड स्ट्रेट हो, दे कंप्लाई विथ ऑल द क्वालिटीज गुड ब्रिक्स, दीज ब्रिक्स आर यूज फॉर सुपीरियर वर्क ऑफ द परमानेंट नेचर। यानी किस में यूज करते हैं इसको, सुपीरियर वर्क में यूज कर सकते हैं, है ना। और शार्प एजेस होना चाहिए, स्मूथ स्ट्रेट होना चाहिए और टेबल मोल्डेड होना है। एंड इसमें वाटर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन कितना करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20%। ओके कितना होना चाहिए, 20% से वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रेक को। अगर मैं सेकंड क्लास ब्रेक की बात करूं, जो सेकंड क्लास ब्रेक होती है वो कैसी होती है, ग्राउंड मोल्डेड होती है। फर्स्ट क्लास टेबल मोल्डेड थी एंड सेकंड कैसी होती है, ग्राउंड मोल्डेड होती है। इसकी कुछ एजेस शार्प नहीं होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, है ना। और ये ग्राउंड मोल्डेड होता है, रफ होता है थोड़ा सा, एंड ऑल्सो स्लाइटली इरेगुलर होती हैं। दीज ब्रिक्स में हैव एयर क्रैक्स होते हैं एंड एजेस में नॉट बी शार्प एंड यूनिफॉर्म होती। दीज ब्रिक्स आर कॉमनली यूज फॉर द वेयर द ब्रिक वर्क इज टू बी प्रोवाइडेड विथ कोट ऑफ प्लास्टर की जगह पे यूज करते हैं। जबकि आपकी जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो सुपीरियर वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। देख लिया आपने। इसमें जो वाटर है सेकंड क्लास ब्रिक में शुड नॉट बी एब्जॉर्ब मोर देन 22.5% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए सेकंड क्लास में, ये भी पूछ लिया जाता है ना। और इसके पता ही है कि ग्राउंड मोल्डेड होती है। एंड थर्ड क्लास ब्रिक इज ऑल्सो अ ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक। इसमें भी क्या होती हैं, क्रैक्स होते हैं, इसकी एजेस शार्प नहीं होती हैं, कुछ एजेस डिस्ट्रॉय होती हैं, रफ सरफेस होता है ना, रफ सरफेस होता है थर्ड क्लास ब्रिक में। और इसको भी हम कहाँ पे, दे आर यूज फॉर अनइम्पोर्टेंट वर्क एंड टेम्परेरी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। कहाँ पे, अनइम्पोर्टेंस एंड टेम्परेरी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। जबकि उसको सेकंड को प्लास्टर में करते हैं। इसको अनइम्पोर्टेंस एंड टेम्परेरी स्ट्रक्चर एट प्लेस वेयर द रेनफॉल इज नॉट हैवी, जहाँ पर रेनफॉल कम हो वहाँ पे हम थर्ड क्लास ब्रिक का यूज़ करते हैं। इसकी वाटर की बात करूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शुड नॉट बी एब्जॉर्ब मोर देन 25%, है ना, ऑफ द ब्रिक। कितने, 25% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, कौन सी, थर्ड क्लास ब्रिक में। और जबकि सेकंड क्लास में 22.5% होना, फर्स्ट क्लास में 20% शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20%। अगर मैं फोर्थ क्लास की बात करूँ, इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी ग्रेटर देन 25%। ओके, कितना, 25% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर जाता है इसमें फोर्थ क्लास ब्रेक में। और जो कि ये ओवरवाइंड ब्रेक होती है। कैसी ओवरवाइंड ब्रेक होती है, विथ इरेगुलर शेप होता है एंड डार्क कलर होता है ना, डार्क कलर होता है। दीज ब्रिक्स आर यूज एट एग्रीगेट फॉर द कंस्ट्रक्शन, फाउंडेशन है, फ्लोर्स है, रोड्स है ना, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ओवरवाइंड ब्रिक्स हैव कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है ना। इस तरीके समटाइम्स फाउंडेड इन स्ट्रॉन्ग देन इवन फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हो जाता है, जिसकी फाउंडेशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। इस तरीके से ये फोर्थ चारों क्लास की ब्रिक्स को यूज किया जाता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि वाटर एब्जॉर्प्शन पूछा जाता है। फर्स्ट क्लास का वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंट क्या है, सेकंड क्लास का वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंट क्या है, थर्ड क्लास का क्या है एंड फोर्थ क्लास का क्या है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना या पूछे जा चुके हैं अब तक, मैंने वो सारे पॉइंट इसमें कवर किए हैं। आप मेरे लेक्चर को अगर प्रॉपरली देखेंगे और देन आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ वो सारे पॉइंट और वो सारे क्वेश्चन PDF फाइल में मिले हैं जो मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए, है ना। तो दोस्तों अगर मेरे लेक्चर को आप पसंद आ रहा है तो मेरे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी चैनल को जितना से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना ज़्यादा करें और फैलाएं, जिससे कि मेरा मोटिवेशनल बना रहे और मैं आपके लिए लेक्चर डे बाय डे ऐसे अपलोड करता रहूं और कंटेंट आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रेडी करूं, जिससे कि आपको लगे कि हाँ इस कंटेंट से मेरा बेनिफिट हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।